तो नमस्कार, आज हमारे बीच में है प्रेमजीत सर जो जीके जीएस पढ़ाते हैं। तो बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि सर जो सोनम वांगचुक पे वीडियो बनाइए, क्योंकि शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। बहुत कम लोग, बहुत कम बच्चे या बहुत कम शिक्षक जानते हैं कि किस मुद्दे पे जो है सोनम वांगचुक आंदोलन कर रहे हैं। तो आज इसी मुद्दे पे हम लोग जो है प्रेमजीत सर से बातचीत करेंगे सोनम वांगचुक के मुद्दे पे। तो सर सबसे पहले जानते हैं कि इस पॉडकास्ट में जो समाधान जो पॉडकास्ट है इसमें आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कमलेश सर को, जो उन्होंने ऐसे विषय को उठाया। सोनम वांगचुक कौन है, क्या है, आखिर जो किस मुद्दे पे जो है आंदोलन हो रहा है, इसके बारे में कुछ बताइए, फिर इस पर चर्चा हो। ज़्यादा तो डिटेल में हम जाना नहीं चाहेंगे, लेकिन आप लोग जहाँ तक ये जानिए, आज सोशल मीडिया खासकर पिछले 10-15 दिनों से यह मुद्दा काफ़ी हाईलाइटेड है कि सोनम वांगचुक जी ने आखिर ये आंदोलन या जो आमरण अनशन जो गांधीवादी तरीके से कर रहे हैं, आखिर क्यों किया इन्होंने। तो आप जैसा कि जानते हैं कि नीट का पेपर लीक हुआ, और यह है एक महान पर्यावरणविद के रूप में, वैज्ञानिक के रूप में, और जैसा कि आप जानते होंगे 3 इडियट्स एक मूवी आई थी, और उनमें जो रेंचो का जो आमिर खान ने किरदार अपनाया था वो मूल रूप से सोनम वांगचुक पर ही केंद्रित था, और जिसके कारण इन्हें काफ़ी पब्लिसिटी मिली। और इससे अगर सोनम वांगचुक जी के विषय में जाना जाए तो यह वहाँ के पूर्व एमएलए और मंत्री कांग्रेस सरकार में उनके पुत्र रह चुके हैं, और ये अच्छे पृष्ठभूमि से आते हैं और शिक्षाविद भी हैं, गहरी सोच वाले हैं, मतलब देश को आगे ले जाने वाले व्यक्तित्व में यह आते हैं। तो इनका मूल था यह प्रश्न कि आखिर जो नीट पेपर लीक हुआ, या मौजूदा समय में भारत में जो प्रतिदिन एग्जामिनेशन के पेपर लीक हो जाते हैं और बच्चे जो काफ़ी संख्या में हैं और ये प्रतियोगिता की सीट कम है, और इसमें वो एक तरफ से बहुत हाथ उनका खाली रह जाता है। कहाँ नीट का पेपर लीक हुआ, और धर्मेंद्र प्रधान जी जो एचआरडी मिनिस्ट्री पहले कहलाती थी, अब शिक्षा मंत्रालय कहलाती है, और उनका इन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग की है। तो अभी आज की ही बात की जाए तो बार काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी इनसे व्यक्तिगत आग्रह किया है कि वह नैतिकता के आधार पर आज के नेता से कोई आशा न करे। मतलब कहीं ना कहीं नैतिकता का स्तर गिरता जा रहा है, और यह स्वस्थ रहें और राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए यह काम करें। और आमरण अनशन जो गांधीवादी तरीके से इन्होंने जारी किया, इससे देश में जागरूकता तो आई, लेकिन अनैतिक लोगों के बीच नैतिकता की बात कहना आज लगता है बेईमानी हो गई है। जैसे दिनकर जी ने एक बार कहा था, इन बेशर्मों को देखे शर्म स्वयं शर्माते हैं। मतलब ये आजकल राजनीति के लोग इतने बेशर्म हो गए हैं कि शर्म को भी शर्म आने लगी है कि ये कितने बेशर्म हैं। आप दिनकर जी की बात बोले हैं तो मुझे इस पे याद आ गया, जो दिनकर जी जयप्रकाश नारायण के लिए क्या लिखे थे कि मैंने एक पढ़ा था, तो उसमें क्या बोले थे कि वह देखो भविष्य पुकार रहा, वह देखो भविष्य पुकार रहा, वो भारत देश का त्राता है, सपनों का दृष्टा जयप्रकाश, भारत का भाग विधाता है, भारत का भाग विधाता है। तो मुझे लगता है कि आज वो भारत का भाग विधाता जो सोनम वांगचुक है, बस गलत लोगों के ट्रैप में सर फंस गए हैं। ठीक है, अब वहीं पे देखिए वो गलत, मान लीजिए हम सही हैं, अब मेरे इर्द गिर्द में गलत है तो मैं उनका क्या कर सकता हूँ। मतलब जो है अब वहाँ पे क्या हो रहा है कि आंदोलन कर रहे हैं, और प्रोटेस्ट होने के बाद देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, धरना पर बैठे हुए हैं, धरना पर बैठे हुए, और बगल में कोई खा रहा है, पी रहा है, कोई साथ, मान लीजिए हम कोई चीज़ दुखित है, पीड़ित है, उसमें कम से कम जो है अगर साथ दे सकते तो दीजिए, नहीं दे सकते उसका मजाक नहीं उड़ाइए। तो वहाँ पे जाके लोग पार्टी शार्टी कर रहे हैं, वो भूखे हैं 15 दिन से, वहाँ पे जो लोग जाके समोसा पार्टी कर रहे हैं, वहाँ पे बिरयानी चल रहा है, तो ये चीज़ गलत हो रहा है। लेकिन छात्र को भी रिजल्ट आ गया सर, और रिजल्ट आने के बाद नीट का जो जिस मुद्दे पर जो है अनशन हुआ था, आज देखिए स्टूडेंट के लिए हुआ था, स्टूडेंट का दोबारा जो एग्ज़ाम भी हो गया, दोबारा एग्ज़ाम हो गया, रिजल्ट भी आ गया सर। और रिजल्ट के आने के बाद बहुत सारे बच्चे को पता ही नहीं है कि सोनम वांगचुक कौन है, किसके लिए, जिसके लिए जो है आवाज़ उठाया उसी को पता नहीं है, ना टीचर को पता है, हमको लगता है कि 95% लोगों को पता ही नहीं है ये किस मुद्दे पे सर आवाज़ उठा रहे हैं। मुझे लगता है किसी बच्चे से पूछ दीजिए कि है ना किस मुद्दे पर आवाज़ उठा रहे हैं, तो पता ही नहीं होगा सर। अब इसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? ये कहने की मतलब है कि लोगों में शिक्षा के प्रति कोई जागरूकता नहीं है। जैसे कहा जा सकता है कि यह एक बड़े वर्ग में ही, जैसे नीट के एग्ज़ाम को दिया जाए, और वो जिसमें सभी एग्ज़ाम बायोलॉजी से संबंधित या फिर एग्रीकल्चर से हैं या फिर और भी अन्य विषय वेटनरी से हैं, ये सब इंक्लूड करके नीट लाई गई है। तो यह ऊपर से लेकर, जैसे एमबीबीएस से लेकर अगर नर्सिंग वाले, मतलब ऊपरी पायदान से लेकर नीचे पायदान का ही एकमात्र एग्ज़ाम हो रहा है नीट।
और जो कि बहुत मास लेवल पे बच्चे अगर इसको भरते हैं और उनका सही में सिलेक्शन नहीं हो पाता है, पैसे की इसमें बंदरबाट होती है, तो कहीं ना कहीं पढ़ने वाले जो छात्र हैं वो अपने को समझते हैं बहुत हताश और निराश हो जाते हैं। और इसी के लिए इन्होंने ये आंदोलन प्रारंभ किया है। ये आंदोलन की शुरुआत है, ये अच्छी बात है। सरकार को भी सुनना चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री या बहुत जो बुद्धिजीवी नेता हैं उन्हें इनकी बातों को सुननी चाहिए। ये अंग्रेज़ों की तरह ना होकर कि हम एक आंदोलन देखते हैं कि कितने लंबे समय तक चलेगा और अंत में यह टूटना ही है आंदोलन। तो ये ब्रिटिश पॉलिसी पर सरकार को इसमें काम नहीं लेनी चाहिए, बल्कि आज हम भारतीय द्वारा ही शासन हो रहा है। तो सोनम वांगचुक जी भी भारतीय हैं और मौजूदा सरकार भी भारतीय है, और भारत की सोच को आगे बढ़ाने के लिए यह एक सकारात्मक कदम है। तो सरकार को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। वाकई हर एक देश के हर एक कोने में इन्हें 5 साल 10 साल के अंतर्गत, एक्चुअल पहले भी होता था पेपर लीक, लेकिन आज जो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बढ़ गई है, पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा हैं और उन्हें हाथ में कुछ नहीं लग रहा है। जैसे आप बीपीएससी का ही ले लीजिए, बीपीएससी भी बहुत मतलब विवाद में रहा है और कैसे कैसे अधिकारी चुन के आ गए हैं। ये खुद आईएएस एकेडमी लावासना के द्वारा, पूर्व अधिकारियों के द्वारा बोला जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री जी ने भी इस पर टिप्पणी की है कि हमारे समय में आने वाले जो अधिकारी हैं वो योग्य नहीं हैं। डॉक्टर भी योग्य आज दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो पढ़ने वाले हैं, मेहनती हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग से निकल के आने वाले हैं, वो ना आकर गैर शैक्षणिक पृष्ठभूमि वाले अगर ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे जो कि मेहनत नहीं किए हैं, वो बच्चे, बिजनेसमैन के बच्चे जिनके पास पैसा है, वो यहाँ पर सीट को खरीद रहे हैं और पढ़ने वाले हताश हो रहे हैं। इसी के संदर्भ में सोनम वांगचुक जी का यह आंदोलन है जो कि एक सराहनीय कदम है। और जहाँ तक नैतिकता की बात रही, तो सही में आज नैतिकता इन नेताओं से तो आशा नहीं की जा सकती है। इसलिए अपने को जीवित रहें, तभी वो आगे हम लोगों को नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं। एक पहली बात ये हो गई। और दूसरी बात ये हो गई कि अगर आज़ादी के बाद गौर करें तो लाल बहादुर शास्त्री की बात आती है, जो हमारे प्रधानमंत्री भी रहे, स्वतंत्रता आंदोलन से भी संबंधित रहे। उन्हें जब रेल मंत्री बनाया गया था और एक रेल दुर्घटना के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दी थी, वो भी नैतिकता के आधार पर। और यही बात जब 30-40 साल बाद या 50 साल बाद रामविलास पासवान जी जब रेल मंत्री बने, तो उन्हें पूछा गया कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने नैतिकता के आधार पर मात्र एक रेल दुर्घटना के बाद इस्तीफा दे दिया, आप क्या दे सकते हैं? तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि मैं लाल बहादुर शास्त्री नहीं हूँ। तो देखिए, नैतिकता का मानदंड फिर गिरा। और आज तो ऐसा हो गया कि मतलब सामने धांधली होती है और पार्लियामेंट में बैठ के ये लोग इस पर, अगर देखा जाए तो थेथरोलॉजी कहते हैं, जो गांव की भाषा में है, थेथर की तरह ये लोग टिके हुए, नहीं कहीं नहीं हुआ है, कोई लीक नहीं हुई है, सब चीज़ सही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट में 2024 में हुई थी लीक, 24 में लीक हो गई थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में हरी झंडी दी। और बाद में न्यायालय पर भी यह प्रश्न चिन्ह लग गया कि ऐसे जो पैसा दे के नीट के एग्ज़ाम में क्लियर किए हुए वो डॉक्टर बनेंगे, आश्चर्यजनक बात है। और उसका एक आउटकम तो आप देख ही लिए कि पीजी में जो नीट के द्वारा ही जो पीजी मेडिकल के लिए लिया जाता है, एमएस और एमडी के लिए ली जाती है, उसमें 0 अंक से -40 वाले का एडमिशन हुआ। वो हमारी क्या इलाज करेंगे भाई? सोचिए, ये तो सोचने की बात है। बुद्धिजीवी का टिप्पणी भी रहा, लेकिन क्या है, मतलब ढाक के 3 बात, कोई सुना नहीं। और वही मतलब जनता कहीं ना कहीं धोखा महसूस कर रही है। कि सर सीट जो है, जितने सारे जो सीट है आजकल बिक जा रहे हैं, क्या इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखा जाए तो मतलब देखिए, लोकतंत्र में है 50% से ज़्यादा अगर सीट बिक रही है तो कहीं ना कहीं यह पूर्णतः लोकतंत्र का पतन हो गया है। 50% से ज़्यादा सीट बिक रही है। बिकना कितना पहले तो नहीं, ये देखिए, ऋग्वेद, अगर हम वैदिक ये बिकने का प्रश्न है, वैदिक काल में भी देखा जाए तो गलत लोगों की संख्या रही है, वो कम नहीं हुई है। अगर गलत लोगों की संख्या जहां ऋग्वैदिक काल में 10% थी, 5% थी, तो ये लोग आके अभी गलत लोगों की संख्या 80% हो गई। तो हमारा कहने का मतलब है ये 50% आप सही कराते हैं तो हम मानते हैं कि ये लोकतंत्र सफल है। लेकिन यहाँ तो देखा जा रहा है 80 से 90%, क्या कहीं कहीं 100% धांधली हो गई। तो लोकतंत्र कहीं ना कहीं यह पूर्ण रूप से पतन की ओर जा रहा है। हालांकि मध्य अगर देखा जाए साउथ ईस्ट एशिया में, तो एकमात्र लोकतंत्र में हम ही लोग जिंदा हैं। अब देखिए क्या होता है, ये तो भविष्य की बात। साउथ एशिया में अगर एकमात्र भारत ही है जो लोकतंत्र के मामले में खड़ा है। कहाँ लगता है कि मुझे खड़ा है सर? नहीं, अब पाकिस्तान को देखिए, अफगानिस्तान को देखिए, बांग्लादेश को देखिए, कहीं लोकतंत्र नहीं है, एकमात्र हमारे यहाँ लोकतंत्र है। लेकिन यह भी लोकतंत्र संविधान सभा के द्वारा, जो हमारे महान संविधान विशेषज्ञ थे, उन्हीं के द्वारा ये जो बनाया गया संविधान है, जिसके कारण हम लोग आज चल पा रहे हैं। इसका समाधान क्या है सर? इसका समाधान क्या है? व्यक्ति में नैतिकता
को आगे बढ़ाना चाहिए। ऋत का, वैदिक में देखिए कहा गया, वैदिक काल में ऋत के देवता जो थे वरुण थे, और जहाँ ऋत का पतन होगा, मतलब नैतिकता का पतन होगा, तो वहाँ आप किसी की भी आशा नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई व्यक्ति बड़ा IAS बन गया अधिकारी, वो जज बन गया या नेता बन गया या मंत्री बन गया, और वह भ्रष्टाचारी ही हो जाए, तो उसको एक 6ठी क्लास का बच्चा भी उसको डांट सकता है, तो आपकी विद्वता धरी की धरी रह गई। तो इसलिए अगर आप नैतिक बल है, आपके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन आपका नैतिक बल है, तो जनता आपकी ओर से नेतृत्व के लिए आशा की ओर से देखेगा। तो मेरा कहना है मतलब है, सोनम वांगचुक जी द्वारा जो ये उठाया गया कदम है, ये बहुत ही अच्छा पहल है, लेकिन इनके चारों ओर जो कॉकरोच पार्टी के लोग वास्तव में कॉकरोच की तरह चिपके हुए, हो सकता है कि किन्हीं को लगे कि ये मेरे विरोधाभासी टिप्पणी है, लेकिन इसके लिए मैं, अगर उनको खराब लगता है तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन जो मौजूदा सिचुएशन देखा जा रहा है, जहाँ सोनम वांगचुक जी गांधीवादी तरीके से आमरण अनशन कर रहे हैं एक मुद्दे के लिए, वहीं सर ने अभी बताया कि बगल में वो समोसा पार्टी, पिज्ज़ा पार्टी ये कर रहे हैं, ये तो शर्म की बात है। हम कभी गांधीवादी आंदोलन में ये नहीं देखेंगे कि गांधी जी मतलब आमरण अनशन किए और बगल में ये लोग हाँ, वहाँ तो ये लोग पिकनिक मनाने जा रहे हैं, कोई लोग डांस करने जा रहे हैं। अगर ये बात आ रही है, एक्चुअल क्या सोर्स है ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो बात आ रही है तो ये बड़ी ही शर्मनाक बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब मिलजुल के उनके चीज़ों को। मान लीजिए सोनम वांगचुक कुछ हो जाता है, कुछ ना कुछ ये खुदा ना खास कुछ हो नहीं, अगर कुछ हो जाता है, आज 19वां दिन हो गया, 20वां दिन हो गया उनका, 18वां दिन है, और वजन दिन प्रतिदिन घटता चल जा रहा है। उनका शरीर, उनका मांस ही खुद खाते जा रहा है। हाँ, ये तो हो रहा है, लेकिन देखिए अगर कहा जाता है कि जैसे जतिन दास के बारे में आप जानते होंगे, वो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, और भगत सिंह वगैरह के साथ ही उन्होंने भी क्रांतिकारी आंदोलन चलाया था, एक्सट्रीमिस्ट थे। उन्होंने 64 दिन भूखा रहा था, 64 दिन, तब जाके उनकी मूर्ति हुई। हाँ, ये है, ये इतिहास में है, आप पढ़िएगा। कौन? जतिन दास, जिसके हाँ जतिन दास क्रांतिकारी थे, भारत के क्रांतिकारी थे। अगर क्रांतिकारी आंदोलन को पढ़िएगा, जो जतिन दास वेस्ट बंगाल के थे, उन्होंने 64 दिन अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया था। उनका आंदोलन का ये उद्देश्य था कि जैसे कांग्रेस पार्टी के बहुत से नेता जो आते थे जेल में, तो वो राजनीतिक कैदी के रूप में आते थे, उन्हें सब चीज़ पढ़ने लिखने, कॉन्फ्रेंस करने, सब चीज़ की स्वतंत्रता दी जाती थी। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट आते थे आंदोलन, भगत सिंह जैसे लोग आते थे, उनके साथ अंग्रेज बर्फ की सिल्ली पर लेटा के उनको पीटते थे, उनके साथ अत्याचार करते थे। तो उन्होंने बोला कि जब मैं भी राजनीतिक कैदी हूँ और इसके लिए समानता का बर्ताव ब्रिटिश सरकार करे, तो इसके लिए उन्होंने आंदोलन की थी, भूख हड़ताल की थी, और 64 दिन के बाद जतिन दास की मृत्यु हो गई थी, जिसके एवज में सुभाष चंद्र बोस ने जतिन दा के नाम पर एक्सप्रेस चलाया था, और पूरे खर्चा का वहन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो 64 दिन तक एक क्रांतिकारी भूख हड़ताल कर सकता है। तो ये, लेकिन हम तो ये ब्रिटिश सरकार नहीं है, ये तो भारत सरकार है। तो भारत सरकार भारतीयों के प्रति अंग्रेजों की प्रशासन को ला दे। यद्यपि देखा जाए तो हम लोग ट्रांसफर ऑफ पावर है हम लोग की, 47 में देश आज़ाद हुआ जो है। कह रहे हैं कि नहीं, क्या कहते हैं, इनका जो इस्तीफा मांग रहे हैं जो धर्मेंद्र प्रधान, क्या नाम इनका, हाँ, नैतिकता के आधार पर इनका इस्तीफा दिया जाए, क्योंकि नीट जैसे मतलब जिसमें खासकर MBBS डॉक्टर को की नियुक्ति मतलब पढ़ाई होती है, और घर का मालिक आपको बना दिया जाए, घर आपसे नहीं संभल रहा है, तो क्या आपका जब पद वहाँ पे रहना उचित है? नहीं, ये तो नैतिकता के आधार पर सरकार को इन लोगों से इस्तीफा दिलानी चाहिए। हाँ, ये तो नहीं है कि हम छोड़ के चले जाएंगे। हाँ, अच्छे लोगों को चुन के लाए सरकार, हर एक कमी। अभी जैसे NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो नीट का एग्ज़ाम लेता है, वो भी तो बदनाम हो गई, तो उसके अधिकारी को बदला जाए। तो उसके अधिकारी को देखिए प्रोन्नति दी गई है, मतलब अच्छा डिपार्टमेंट में सिर्फ चेंज कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो ऑफिसर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनकी कुर्की जब्ती की जाए, उनकी पूरी की पूरी संपत्ति को अटैच किया जाए, तब जाके एक नज़ीर बनेगा। यहाँ तो देख रहे हैं कि किसी भी प्रकार का कोई घटना घटता है तो इसके लिए तो IAS अधिकारी रिस्पॉन्सिबल ही नहीं होते। आपसे 2-4 क्वेश्चन हो जाए। अच्छा, कि सर बताइए कि आपकी नज़र में कोई 1-2 IAS बताइए जो बहुत ईमानदार। नहीं, देखिए IAS एक सिस्टम है, आपको समझ के सबसे बड़ी चीज़ नहीं, हम बताइए, व्यक्तिगत IAS नहीं होता है। व्यक्तिगत कोई आज आप 10 IAS का नाम बोलिए, आप नहीं बोल पाइएगा कि कौन क्या है। वो सरकार को चलाने वाला एक अंग है। जैसे आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो मोटरसाइकिल क्या है, एक किसी भी मोटरसाइकिल में वाहन से आप अपनी यात्रा को तय कर सकते हैं। तो इसी तरह IAS अधिकारी, मालिक जनता है। भारत का लोकतंत्र जनता में निहित है। तो सर एक बार मालिक होता है, फिर उसके बाद 5 साल जनता नहीं है, और नहीं उसके बाद नहीं। ये तो हमारी जो है उद्देशिका को यदि देखा जाए, हम भारत के लोग भारत को एक संपन्न बनाना चाहते हैं, तो जनता मालिक है। लेकिन गड़बड़ी क्या हुई है यहाँ हमको देखना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब है कि जनता को पहले हम लोग का 100% लिटरेसी और 100% शिक्षा का प्रचार होना चाहिए, तभी लोकतंत्र सफल होगा। जैसे अमेरिका का लोकतंत्र है। अगर भारत में अगर आप गौर कीजिए तो 100% यहाँ लिटरेसी कहाँ लाया गया है।
यहाँ तो आश्चर्य लगता है कि बच्चे बायोलॉजी का एग्जाम देके प्लस बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की पिछले बार जो एग्जाम हुई है +2 का, आप उसमें देख सकते हैं बायोलॉजी के बच्चे एग्जाम देके निकले हैं और पत्रकार उनसे बायोलॉजी का स्पेलिंग पूछ रहे, ये तो नहीं बता पा रहे। ये तो आश्चर्य लगता है कि सरकार के द्वारा जो अधिकारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को संचालित कर रहे हैं उनके द्वारा उनको डिग्री कैसे दिया गया मैट्रिकुलेशन का, ये तो प्रश्न चिन्ह लग जाती है। आज अगर हम एक सैंपल पूरे भारत में लें, अगर ग्रेजुएशन, इंटर और फिर आईएएस का, यहाँ तक कि हम आईएएस का भी बोल रहे हैं, और उनका एक एग्ज़ाम लिया जाए तो उसमें देखा जाएगा वो खड़े नहीं उतरेंगे। ना कहीं ये एग्ज़ाम की पद्धति गलत है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ डिग्री बांट रहे हैं और बेरोजगारों की संख्या बढ़ा। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बंदर बाट है। कहीं भाई नहीं होगा तो विद्यालय बंद हो जाएगी, विद्यालय बंद हो जाएगी तो गुरुजी की आफत हो जाएगी नौकरी पर। तो शिक्षा का तो मानदंड ही गिर गया है। किस कॉलेज में कहाँ फैकल्टी है? मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी नहीं है, लॉ के कॉलेज में फैकल्टी नहीं है, एमबीए में फैकल्टी नहीं है, बीएड कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही है। आप किसको नियुक्त कर रहे हैं? ये क्या हो रही है तमाशा? अच्छा, चुनाव तो आपको समय पर हो जाता है, लेकिन प्रोफेसर की वैकेंसी नहीं होती है फुलफिल। आज देखिए पूरे बिहार की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की वैकेंसी खाली। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मतलब शिक्षा ही जो मूल चीज़ है उसी को आप खत्म कर दिए हैं। ये एक प्रकार का षड्यंत्र है देश में। और जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया में स्वयं लिखे हैं कि यदि जिस देश की नस्ल को बर्बाद करना हो उसकी शिक्षा पद्धति को बर्बाद कर दो। तो ये नेता लोग शिक्षा पद्धति को बर्बाद कर रहे हैं और अपने बच्चे को ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज भेज के शिक्षा दिला रहे हैं और यहाँ आके बैठ के मंत्री बन जाते हैं। जो 3 साल पहले की बात सर बताना चाहूँगा कि के पाठक जब से आए, हाँ, शिक्षा व्यवस्था थोड़ा सा कुछ अलग हुआ है। नहीं, के पाठक आए वो उन्होंने एक डिसिप्लिन कायम की कि स्कूल के आवड़ में टीचर निकल नहीं पाएंगे, ये अच्छी बात है। लेकिन के पाठक को ये भी बताया जाए, हम लोग सोशल मीडिया पे देखा है कि ऐसे टीचर जो 20-20 साल तक ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी का स्पेलिंग नहीं लिखने आ रहा है। तो ऐसी चीज़ों को क्यों नहीं हटाया गया? ऐसे शिक्षक बर्खास्त क्यों नहीं हुए? मतलब हम जो है बच्चे को ऐसे टीचर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है जो कि क्या है, वो नस्ल को खराब कर रहा है। और एक ना एक बार जब नस्ल खराब हो जाएगी तो कोई भी सरकार आ जाए वो उसको ठीक नहीं कर पाए, 100 साल लग जाएगा। तो सर कंक्लूजन फाइनल क्या निकलता है कि सर जो शिक्षा का जो है जो स्तर दिन पर दिन गिरते जा रहा है, जो पेपर लीक हो रहा है, तो इस मुद्दे पे सर शॉर्टकट में चाहे नहीं, इसके मुद्दे पर ये होना चाहिए कि कम्युनिटी डेवलपमेंट। आज हम बताते हैं इतने बुद्धिजीवी जो आईएएस रिटायर्ड किए हुए हैं या जज से रिटायर्ड किए हुए हैं या समाज के पत्रकार हैं जो बुद्धिजीवी हैं, वो अपनी कम्युनिटी डेवलपमेंट करें। यानी अपने ही समाज में अगर वार्ड स्तर पर है तो वार्ड स्तर पर वो अपनी एक संस्था बनाए और उसकी मॉनिटरिंग करे। वो आईएएस ऑफिसर या काउंटर पार्ट जो उसके हैं अधिकारी, चाहे राज्य सेवा से गए हों या केंद्र सेवा से, उनके कार्यालय में जाके ये पूछे भैया हमारे यहाँ एग्जाम स्कूल में ऐसा व्यवस्था क्यों है, एग्जाम में चीट क्यों चल रही है। पूरे बिहार की बात अगर ली जाए तो पूरे बिहार में ये तो ओपन सीक्रेट है, सब लोग जानते हैं कि चोरी हो रही है। तो चोरी क्यों हो रही है? हम एग्जाम में क्यों चोरी करवा रहे हैं? यहाँ तो हम ऐसे एडमिट कार्ड को इशू करते देखते हैं कुलपति का कि जहाँ पर क्या कैपिटल लेटर में बच्चे हस्ताक्षर किए हुए। ये आश्चर्यजनक बात है, आप जांच कर लीजिए। मतलब स्थिति यही है कि पेपर पेंसिल वर्क पर हम लोग सिर्फ और डिग्री धारी की फौज खड़ा कर रहे हैं। क्या कारण है कि पीएचडी, एक चपरासी की जब नियुक्ति निकलती है तो पता चलता है पीएचडी और एमबीए किए हुए व्यक्ति बड़ी संख्या में, अगर 200 सीट निकला तो 5,000 10,000 पीएचडी धारक उसमें आते हैं। ये तो शर्म की बात है। एक विषय पे किसी का कमांड नहीं है। आज यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर हैं, ये तो चैलेंज करने वाली बात है कि वो क्या पढ़ा रहे हैं। पढ़ाई कहाँ होती है? पढ़ाई का मानक ही खत्म हो चुका है। मतलब कहीं ना कहीं गैर शैक्षणिक पृष्ठभूमि वाले को आप नियुक्त कर दिए हैं पैसे के बल पर। आज तो उनकी भी जांच होनी चाहिए। आज हर एक अधिकारी, चाहे वो आईएएस बनते हैं, बीपीएससी अधिकारी हैं, हर एक साल में उनका रिव्यू होगा कि वो योग्य हैं कि नहीं तो हम उनको टर्मिनेट करेंगे और फिर नए अधिकारी की नियुक्ति करेंगे। शिक्षक का भी 1 साल से ज़्यादा नहीं रहेगा कॉन्ट्रैक्ट, उनका भी नियुक्ति होगा। अगर वो एक चैनल ही बनेगी जो साल में सिर्फ मॉनिटरिंग करेगी और एग्जाम लेगा कि ये योग्य है कि नहीं, ये अपडेट है कि नहीं, तो ऐसे टीचर को भी हम टर्मिनेट करेंगे। क्योंकि जनसंख्या की हमारे पास कमी नहीं है। चीन एक ऐसा देश है जो ये बोलता है क्या कि हमारी उन्नति का कारण है हमारी सबसे ज़्यादा जनसंख्या, और भारत क्या बोलता है कि मेरी अवनति का कारण है यहाँ की जनसंख्या विस्फोट। ये एक प्रकार से षड्यंत्र है। क्या किया जाए कि सर जो है किया ये जाए कि मानव को मानव संसाधन बनाया जाए। जो मनमोहन सिंह जी ने भी कहा था कि जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं कि मानव को मानव संसाधन यहाँ नहीं बनाई जा रही है, यहाँ उसको उपभोग की वस्तु बनाई जा रही है। आप शिक्षा है तो शिक्षा माफिया। आज एक एग्जाम झारखंड जेपीएससी का एग्जाम होता है या जेएसएससी का एग्जाम होता है, वो 10 साल 15 साल हो गया एग्जाम नहीं कंप्लीट कर पा रहे। एक एग्जाम का नियुक्ति होती है, मतलब नोटिस निकलता है उसमें और पता चलता है क्या आपको कि एग्जाम कैंसिल हो गया। और कैंसिल कौन करवा रहे हैं? वो पब्लिकेशन वाले जो अरबों खरबों रुपया छाप रहे हैं एक एग्जाम में। इसके पीछे क्या गड़बड़ झाला है भाई? आप आइए यहाँ पर बताइए। फेक करेंसी छापना, फेक
मतलब एक किताब को छापना, ये बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में ये दंडनीय अपराध है, क्रिमिनल एक्ट है। लेकिन आप बिहार के दावे के साथ बोलते हैं, चाहे जज हो, डीएम हो, ये जाके हर एक किताब दुकान पर देखें, एनसीईआरटी नकली छप के आ रही। ये हम नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, जब हम दुकानदार से पूछते हैं तो बोलते हैं सर हम क्या कर क्या सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ठगा है, अरबों रुपये का नुकसान हो रहा है, राजस्व का नुकसान हो रहा है। आज किसके तिजोरी में जा रहा है? जो भ्रष्टाचारी नेता है, भ्रष्टाचारी अधिकारी है, उनके तिजोरी में जा रहा है। आप जाके देखिए एनसीईआरटी की ओरिजिनल बुक, अगर मोतिहारी में हम लोग बैठे हुए, एनसीईआरटी का सर जो है, आप जाके देखिए, ये हम नहीं बोल रहे, ये हर एक लोग, ये दिखा, जब अधिकारी से पूछा जाएगा बोलेंगे कहाँ हो रहा है, ये कुछ नहीं हो रहा है। तो आंख बंद करने से, कबूतर की तरह यदि मृत्यु आ रही है तो आंख को बंद कर दीजिए तो मृत्यु का भय चला जाएगा। तो ऐसा नहीं होने वाला है। ये सिचुएशन बहुत ही भयावह होगी यदि शिक्षा पर काम नहीं किया गया, और शिक्षा ही लोकतंत्र को बचा सकता है, ना कि धर्म। शिक्षा तो बच्चा पहले समझेगा सर। शिक्षा जो है कैसे, आजकल तो देखते हैं सर, आपके पास इतना नॉलेज होते हुए भी सर, मोतिहारी में इतना दिन से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन आपके पास नॉलेज होते हुए भी सर बच्चा नहीं है। नहीं, तो यहाँ पे क्या हुआ है, चाट पकौड़े टाइप के टीचर जितने हैं, जो कि क्या गैर शैक्षणिक पृष्ठभूमि से आए हैं, उनकी चांदी हो गई है। क्या वो मनोरंजन कर रहे हैं ना, और बच्चे जो है मनोरंजन चाहते हैं। जो सिंसियर विद्यार्थी हैं वो मेरे साथ पढ़ रहे हैं। और सर हाँ, बच्चे को लगता है कि मोतिहारी में अच्छे टीचर ही नहीं है। ये एक परसेप्शन बनाया गया। टीचर सब जगह अच्छे हैं, लेकिन उनको हांसी पर रखने की एक षड्यंत्र है। आप सबसे बड़ी चीज़ बताइए कि ये जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, सरकार के द्वारा इन्हें प्रतिबंधित क्यों नहीं किया जाता? आपके यहाँ जब इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना बड़ा विद्यालय चल रहा है, मतलब कितने कितने आपने कॉलेज खोला है। देखिएगा, मतलब अभी भी आप रघुनाथपुर में काफ़ी विद्यालय खुली हुई है, मतलब विश्वविद्यालय के स्तर पर, वहाँ देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना हुआ है। लेकिन बच्चे को क्या होगा कि उसमें, जैसे लॉ के ही फैकल्टी में कोई विद्यापीठ खुली हुई है यहाँ पर, वहाँ 50,000 लग रहा है कि लॉ के लिए लग रहा है। वही सरकारी कॉलेज में देखिए 12-13 हज़ार में हो जा रही है। तो गरीब बच्चे कहाँ पहुँच पाएंगे? वहाँ संभव है? तो प्राइवेट, मतलब प्राइवेट के चंगुल में आप डाल रहे हैं। तो सबसे पहले शिक्षा का सरकारीकरण 100% हो, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नहीं चलेगी, पहला होना चाहिए। दूसरा क्या, लोक स्वास्थ्य में भी, और जहाँ दवा की बात है और जहाँ स्वास्थ्य मतलब मेडिकल हॉस्पिटल की बात जहाँ तक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। उसका सरकार पेड करेगा। देखिए, कल औंधे मुँह भ्रष्टाचार गिर जाता है। अगर आपको दवा काउंटर पर सरकार के द्वारा पेड की जाएगी पैसा, और ये डॉक्टर का फी रख दीजिए आप, जो MBBS करके आते हैं 5 लाख सीधा उनको मिलेगा। क्यों? हॉस्पिटल के चंगुल में फंसे हुए। तुर्की एक मुजफ्फरपुर के बगल में जगह है, पता चला वहाँ एक मेडिकल कॉलेज है, और वहाँ नीट के सबसे गंदे स्कोर पर, ये 2 या 250 के मार्क्स पर वहाँ MBBS मिलता है, और वहाँ 1 करोड़ रुपया लगता है। और आप जानिए कि 250 नंबर लाने पर, जहाँ आप 700-680 लाइएगा तब MBBS मिलेगा आपको, बिहार जैसे राज्य में, या एम्स लाइएगा 700 के अप्रॉक्स में तब मिलता है। वहाँ 250 नंबर पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, कटिहार जैसी कॉलेज में, जो नेता के द्वारा संचालित होता है, 1 करोड़ ऑनवर्ड रुपया लगता है। तो गरीब छात्र जो ब्रिलियंट होगा तो उसको तो नहीं लगेगा। ये हॉस्पिटल के जो प्रबंधक हैं वही अपने बच्चे को बनाएंगे, और सबसे फिसिडी छात्र वहाँ बैठेगा। अगर आपको बोला जाए एक अच्छे छात्र को कि चलो तुर्की से मेडिकल करो, तो वो तैयार नहीं, वो चाहेगा, उसका सपना होगा एम्स से चाहिए, या मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, या रिम्स से चाहिए, या PMCS से चाहिए, यही ना चाहिए जी। लेकिन वो लोग क्या करेंगे? वो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए MBBS हो रही है, ना वहाँ टीचर है, ना कोई कुछ है, और टीचर एकदम नहीं है। जाके देखिए, PMCH में फैकल्टी की कमी है, एम्स में फैकल्टी की कमी है। सही में देखा जाए तो कहाँ रोग का इलाज कहाँ हो रहा है? जो हॉस्पिटल जा रहा है उसका देखिएगा, भैया गांव से पूछिएगा, हॉस्पिटल गए थे आपके दादाजी, आपके बाबा बचे या आपके पापा? बोले कहाँ बचे, उनको तो मल्टी ऑर्गन डिसऑर्डर हो गया। मतलब पहले किडनी फेल हुआ, फिर लंग्स फेल हुआ, फिर हार्ट फेल हुआ। ये क्या हुआ है? एक प्रकार से षड्यंत्र है। अगर ये सरकारीकरण हो जाए और एक मॉनिटरिंग सिर्फ हो, तो ये डॉक्टर भी कमा नहीं रहे हैं, बल्कि ये उद्योगपति लोग कमा रहे हैं। तो इसके खिलाफ भी तो लोक स्वास्थ्य, लोक शिक्षा तमाम केंद्र सूची में होनी चाहिए, राज्य सूची को हटाइए इसमें, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद होनी चाहिए, 1 पैसा आपको ना लगे। उसके बाद देखिए क्या कि भ्रष्टाचार औंधी मुँह गिरेगी। अधिकारी भी क्यों भ्रष्ट होता है? उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती है, तब ना भ्रष्टाचार आता है आपको। अंग्रेज कॉर्नवालिस के समय जब कलेक्टर का पद निर्धारित किया गया था, तो उसमें राजस्व वसूली का 1 से 2% कलेक्टर को दिया जाता है। तो मतलब इंग्लैंड में ये हो गया कि भला कौन जगह है जो इतना पैसा मिलता है, तो 1 से 2%। और यहाँ क्या है, एक IAS का तनख्वाह 1 लाख रुपया मैक्सिमम जाता है, 1.5 लाख रुपया आगे बढ़ने पर 3 साल के बाद। तो 3 साल में क्या मतलब 1 से 2 लाख में रिक्वायरमेंट उनकी फुलफिल हो गए पाएगी, तो स्वाभाविक है भ्रष्टाचार। अब मुद्रास्फीति इतना तेज क्यों किए हुए? इतना मुद्रास्फीति तो अमेरिका में नहीं है। हमारे यहाँ क्या हो गया, क्यों इन्फ्लेशन हो रही है? आप बोलते हैं कि रोजगार, यहाँ रोजगार हो कहाँ रहा है? रोजगार उन्मुख के लिए, अच्छा बैंक में जाइए, अगर आपका कोई क्रेडिट नहीं है या
सरकार के द्वारा कोई गारंटी नहीं है, तो आपको अगर 2 लाख 3 लाख का अगर कुटीर उद्योग खोलना चाहते हैं तो डायरेक्ट आपको ऋण नहीं मिलेगा, उसमें दलाल ही 50% ले लेंगे। मुख्यमंत्री जो उद्योग के उत्थान के लिए जो योजना बनी है, जाइए बंदरबाट हो रहा है, 2-2.5 लाख तो नीतीश कुमार जी बोल के गए हैं, लेकिन वहाँ देखिए 50% तो दलाल के द्वारा ही हड़प ली जाती है। और जो बच्चे हैं गांव के, वो सोचते हैं 1 लाख रुपये अकाउंट में आ गया तो मेरा हो गया, कोई उद्योग नहीं बन रहा है वहाँ। तो ये कहीं ना कहीं तरह से नैतिक रूप से ये भ्रष्ट हो चुके हैं। इनकी मंशा ही नहीं है कि देश की उन्नति की जाए। एक कहावत है फारसी में, मन हरामी ता हुज्जता ढेर। जब हरामीपन मन में रहेगा तो हुज्जत होना स्वाभाविक। तो ये लोग नेता जो बने हुए हैं, मतलब 90% तो नेता कचरा है यहाँ, जो कि नेता के योग्य नहीं है। बात समझ? अच्छा, एक चीज़ और आना चाहिए, जैसे उत्तर मेरू अभिलेख में जो आपको दक्षिण भारत का अभिलेख है, उसमें पंचायती राज की बात की गई है, और वहाँ से ही देखा जाए तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट संविधान में ही लिया गया। तो उस अभिलेख से भी इंस्पायर होना चाहिए, और जो भी नेता बने, चाहे एमएलए एमपी मंत्री बने, उसकी तमाम संपत्ति राज्य में टैग हो जानी चाहिए, उसके पास शून्य होगा खाता, और उसको अगर मान लीजिए कि जीवन निर्वाह के लिए सरकार के द्वारा दी जाए। सब चीज़ का उपाय है सर, इस जो है। देखिए बिल्ली के देखा जाए, चूहे लोग एक मीटिंग किए कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। यहाँ तो सब का सब बिल्ली ही है ना, सब बिलार टाइप का नेता है ना, सबको तो खाने से ही मतलब है। तो सोनम वांगचुक के द्वारा एक पहली पहल की गई है जो कि सराहना योग्य है, लेकिन इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। अच्छा, इसमें अंतर्राष्ट्रीय किसी प्रकार का, जैसे कई सोशल मीडिया पे निकल के आता है सर, इसमें क्या आपका विचार है कि स्टूडेंट को सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? स्टूडेंट को नैतिक रूप से सपोर्ट करना चाहिए, समझ में? अभी तो स्टूडेंट को पता ही नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं, तो ये धीरे अवेयरनेस होगी, मतलब जागरूकता बढ़ेगी, चले जाएंगे ऊपर तक। हाँ, नहीं ऐसी तो बात नहीं है, उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। अभी सुनने में आ रहा है जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को मतलब उनको ले जाया गया, अस्पताल ले गया गया, वो डिसॉल्व कर दिया गया। सरकार भी ध्यान रखी हुई है, और ये समझिए कि आप ये लोकतांत्रिक सरकार है और भारतीयों की सरकार है, सरकार का भी एक अपना पक्ष है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि आप एजिटेशन करें, विद्रोह करें सरकार के प्रति, सब चीज़ होना चाहिए, लेकिन आपको मतलब थ्रू लॉ एंड ऑर्डर के द्वारा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होनी चाहिए, इसके हम पक्षधर हैं। संविधान के इतर कोई बात नहीं होनी चाहिए। हम अपनी बात है अपने घर में करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे अपने यहाँ करेंगे, समझे ना? कोई विदेशी शक्ति इसका फ़ायदा ना उठाए, ये भी ध्यान रखेंगे। कोई धार्मिक मुद्दा पैदा ना हो, ये करेंगे। और भ्रष्टाचार को हम धीरे धीरे ही सही लेकिन नष्ट करके ये हम लोग संकल्प लेंगे कि भ्रष्टाचार समाप्त। मतलब क्या प्रेरणा लेना? हाँ, उनसे ये प्रेरणा देखिए, वो कितने अच्छे शिक्षाविद हैं। उन्होंने लद्दाख जैसे क्षेत्र में, मतलब वहाँ आइस क्यूब्स है, मतलब देखा जाए तो बड़ा मतलब पानी की समस्या है वहाँ, और इसके लिए उन्होंने जल प्रबंधन वहाँ बहुत अच्छे किया था, और मतलब कम्युनिकेशन की इलेक्ट्रिसिटी को भी बहुत अच्छा से फैलाया वहाँ पर। मतलब लोगों को उस दुर्गम क्षेत्र में रहने के लिए सुविधा संपन्न संसाधनों का मतलब उपलब्धि करवाया, मतलब वहाँ उपलब्ध करवाया, ये कम बड़ी बात नहीं। और उनकी एक वैज्ञानिक सोच है, और फिर आप नेट पर या अन्य जगह पर, आज तो ज्ञान का स्रोत है नेट, उसे आप सोनम वांगचुक जी के विषय में जानिए। आप उनको मतलब किस रूप में देखते हैं? उनको एक मतलब महान पर्यावरणविद हैं के रूप में देखते हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो, और जागरूक व्यक्ति हैं। अब बताइए, नीट जैसे मुद्दे पर एकमात्र वही व्यक्ति हुए जो कि ध्यान आकर्षित करने की चेष्टा की, नहीं तो कई लोग आए राम गया राम हुए। अब जैसे स्वरा भास्कर जैसे लोग, उनसे खुद मेरी मतलब हम खुद देखते हैं, उनका विचारधारा हमसे मेल नहीं खाता है, लेकिन वो लोग इर्द गिर्द वहाँ ऐसे ही बेकार लोग बैठ गए, जो है तो वो बेकार है मेरे दृष्टिकोण से। क्या कि वो लोग, उन लोगों को इतना अच्छा विरासत मिला, वो चाहते तो आगे लीड कर सकते थे, वो लोग सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा उठा रहे। एक स्वरा भास्कर की बात नहीं बोल रहे, उनके इर्द गिर्द फैले लोग 90% लोग इस टाइप के लोग हैं जो कि क्या मतलब परस्त हैं। तो मतलब परस्त लोग से वो अपनी दूरी बनाएं, सरकार से अच्छी वार्ता करें, और अपने अनशन को तोड़ें। और दूसरा भी माध्यम है, हाँ, इसकी सहायता से अनशन करने के बाद वो ये चीज़ हुआ कि ये मुद्दा एक हाईलाइटेड हुई, भ्रष्टाचार पर एक पहली प्रहार के रूप में मानी जा सकती है, और ये बहुत ही अच्छा पहल है। अब इसको आगे बढ़ाना है हम लोगों को। सर, सोनम वांगचुक का कोई ऐसा बात है कि जिससे आप मतलब असहमत हो? हाँ, नहीं, उनकी कई बातें जो हम क्या बताएं, अंतर्राष्ट्रीय समझे, चीन कई सोशल मीडिया या मीडिया हाउस के द्वारा, या हो सकता है ये प्रोपेगेंडा हो, र्यूमर हो, ये कहा जा रहा है कि सोनम वांगचुक जी ने कहा था कि चाइना यदि आक्रमण करता है तो हम भारत का साथ नहीं देंगे, चाइना का साथ देंगे। अगर ये बात है तो हम उनसे असहमत हैं। अब ये बातें पुष्टि नहीं की जाती, ये सोशल मीडिया के द्वारा ही आ रही है। अब क्या किया गया है, नहीं किया गया है, इसकी भी जांच की बात है, इसके विषय में हम नहीं कह सकते। तो उनकी अच्छाई है, अच्छाई ये देखें कि उन्होंने भ्रष्टाचार पर प्रहार किया, उनका अपना इन्वायरमेंट के प्रति जागरूकता है, ये अच्छी चीज़ है। तो जो हमको क्या है, अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए और बुराइयों को छोड़ना चाहिए।
समझ ना। आपको मतलब सोनम वांगचुक से कुछ पूछने का मौका मिले तो आप क्या पूछेंगे सर उनसे? हमसे यही पूछेंगे कि अगर वो ये चाहते हैं तो एक मास लेवल पर वो मतलब जैसे गांधी जी अपने आंदोलन को एक रूट तक मतलब ग्राम तक पहुंचाए थे, तो आप अपने वॉलंटियर के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा छोटे छोटे ग्राम स्तर पर बुद्धिजीवियों को तैनात किए और उनका डायरेक्ट बड़े बड़े अधिकारियों से काउंटर क्वेश्चन हो, क्या ये क्षेत्र में जैसे आपके यहाँ रोड है, अगर इसी मोतिहारी में देखा जाए रोड की खस्ता हाल है, अच्छा रोड के प्रबंधन के लिए तो आईएएस अधिकारी हैं नियुक्त, तो वो रिस्पॉन्सिबल क्यों नहीं, उनको डर क्यों नहीं होता है जनता से कि जनता काउंटर क्वेश्चन करे? कहीं ना कहीं जनता जानती नहीं है। जबकि अनुच्छेद 21 बोलता है कि मेनका गांधी का वाद है जिसमें आप देखा गया कि फंडामेंटल राइट है कि हमको सही रोड मिलना चाहिए। ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो ये अलग मुद्दा है, कंस्ट्रक्शन में उसको रोक लगा, पुलिया बन रहा है वो अलग बात है, लेकिन आपको एक स्वस्थ रोड, अब मतलब आप चल रहे हैं, धूला उड़ रहा है, फेफड़ा जा रहा है, आपको लंग्स कैंसर हो रहा है, एक छोटे बच्चे को, नवजात शिशु को यदि मोतिहारी या पटना के रोड पर डायरेक्ट अगर एक्सपोज में ले जाया जाए तो वो 2-3 घंटा के बाद मर जाए। तो ऐसे विषाक्त चीज़ों में हम लोग सांस ले रहे हैं, तो ये कहाँ का मतलब हुआ? तो ऐसे लोगों को मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशनली जो है उसको बाउंड करें कि आप आईएएस बने हैं तो आप ये नहीं कि मौज मस्ती के लिए बने हुए, आपको जनता का काम करना है, जनता की सेवा करना है। तो यहाँ क्या हुआ है, मालिक क्या हुआ है, कमज़ोर हो गया है, और नौकरशाही में जो नौकर लोग हैं, आईएएस और अधिकारी जो हैं या नेता हैं, मंत्री हैं, वो नौकर हैं, तो नौकर लोग पावरफुल हो गए। अब बताइए उस घर की क्या हालत होगी जहाँ मालिक कमज़ोर हो और नौकर ताकतवर हो? बताइए। तो वही हाल हुआ है भारत का, भारत का भी वही हाल हुआ है। नौकर यहाँ सकती, आप एक आईएएस को रोक सकते हैं? क्यों नहीं रोक सकते हैं? क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं हैं। आप कम्युनिटी डेवलप कीजिए, 50 आदमी मिलकर, वैसे ही कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, आईएएस की क्या औकात है? केरल में चल जाइए, केरल कैडर लोग लेना नहीं चाहता है क्योंकि वहाँ पंचायती राज में जो मुखिया बने हुए हैं वही आपको बता देंगे कि क्या होता है, हमारे पास क्या अधिकार मिला है। लोकतंत्र में एक व्यक्ति आप है, प्राइवेट व्यक्ति है, इससे ज़्यादा पावरफुल कुछ नहीं। वो लोग तो बंधे हुए हैं ना, उनको तो काम करना है, और ये ब्यूरोक्रेसी है, ये नौकरशाही, हर एक लोग नौकर है यहाँ और जनता मालिक। तो मालिक कमज़ोर होगा तो क्या होगा? नौकर तो चढ़ दौड़ेगा ही ना। जो नौकर सर पर चढ़ गया है, तो मालिक को पहले शिक्षित होना चाहिए। एजुकेटेड नहीं है, वो अपने अधिकार को नहीं जान रहा है। महिलाएं अपने अधिकार को नहीं जान रही है और महिला शोषित हो रही है। उसको लग रहा है समाज का भय लग रहा है। अगर कोई लुच्चा लफंगा सौदा आंख उठा के देख ले महिला पर, महिला को अधिकार दिया गया कि वो जाके एफआईआर दर्ज करा सकते। लेकिन यहाँ क्या किया जा रहा है, उसका मॉलेस्टेशन हो रहा है, मतलब कई घटनाएं उसके साथ घट जाए, लेकिन वो समाज के ताने बाने, लोग क्या कहेगा, शादी ब्याह नहीं होगा। तो उल्टा ऐसा हो गया कि सर जो है ना, उसको जो है लड़की ही उसका गलत फायदा मिसयूज नहीं, दो देखिए, फायदा मिसयूज यूज तो सब पैसा के लिए तो सब राइट मिला, उस राइट, लेकिन उसको डर तो होना चाहिए, उसके लिए भी डर है। तो उसको डर क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं कानून कमजोर हो गया। कहा जाता है जब व्यक्ति सोता, रात में जब सोता है लोग, तो सिर्फ दंड जागता है। तो यहाँ तो दंड कमजोर हो गया। आप जूरिस्प्रूडेंस पढ़िए, न्याय शास्त्र, उसमें क्या किया गया, दंड ही जो है क्या जागता है, तो यहाँ पर न्याय व्यवस्था कायम। अगर मान लीजिए कि अगर बोलता है पुलिस 24 घंटा काम करती है और लोग पुलिस को कितनी भद्दी गाली दे देते हैं। आप जानते हैं पुलिस की सर्विस कितनी कठोर है। आप जब पुलिस में दरोगा बनिएगा, सिपाही बनिएगा, डीएसपी बनिएगा, एसपी बनिएगा, तब आपके लगेगा कि लॉ एंड ऑर्डर का कितना बड़ा भार है। लेकिन हम जनता के मन में छवि क्या बनी है, पुलिस तो घुसखोर है, पुलिस दुष्ट है। एक बार पुलिस हट जाए तो ये चोर लोग क्या करेंगे, आपकी जेब में रखा हुआ पैसा खींच लेंगे। तो ये लॉ एंड ऑर्डर है, ये संविधान शासन कर रहा है, यहाँ विधि का शासन है। ये मत समझिए कि भारत कंट्रोल खो चुका है। भारत में अभी भी लॉ एंड ऑर्डर है, और लॉ एंड ऑर्डर के लिए हमें संविधान सभा में जो महान विद्वान लोग थे, संविधान सभा के निर्माण करने वाले संस्था के लोग थे, उनको नमन करना चाहिए कि ऐसा हम लोग को संविधान दें। और भारत का संविधान जो है अमेरिका से 500 साल आगे है, लेकिन समाज जो है हम लोग का 1000 साल पीछे चल रहा है। तो इसी को दोनों को ताल में ताल लाने के लिए क्या करना है, एजुकेशन चाहिए ना। तो हम लोग को शिक्षित होना है। अगर हम लोग जनता को शिक्षित कर दे तो खेल खत्म। और आपको आश्चर्य होना चाहिए कि कांग्रेस, अब हम ये कांग्रेस बीजेपी वाले नहीं है, लेकिन जो अच्छाई है उसकी अच्छाई बोलेंगे। नरेंद्र मोदी जी आने के साथ ही उन्होंने 100% लक्ष्य लाया, ना कि कांग्रेस के 70 साल की सरकार में 100% शिक्षा के लिए लक्ष्य लाया गया। तो ये अच्छी सराहना है। तो अब शिक्षा के साथ साथ नैतिक बल भी डालना पड़ेगा। अब बताइए, जो आदमी दलिद्र होगा उसके साथ नैतिकता की क्या आशा की जाएगी जी? उसके भोजन के क्या शब्द चबाइएगा? आज यहाँ बुद्धिजीवी सबसे ज़्यादा परेशान है। आप अगर ठेला एक खोल ले लेते हैं, नारियल पानी बेचते हैं, तो आप 1 लाख से 1.5 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं। आप छतौनी चौक पर ही चले जाइए, समझ रहे हैं, एक नारियल पानी का रेट देखिएगा तो उसमें लगा हुआ है कि 250-250 का नारियल पानी बेच रहा है। उसको तो आयकर वाला को छापा क्यों नहीं मारता है उस पर? उसका एक दिन का इनकम लाख रुपया होगा, जो यहाँ आईएएस और प्रोफेसर इतना पढ़ने के बाद हम लोग का नहीं है। तो कहीं कहीं पढ़ा लिखा लोग बेवकूफ़ बन रहा है ना। तो हम एक ऐसी सरकार बननी चाहिए कि एक अगर ब्रांडिंग भी हो रहा है,
मतलब रिक्शा ठेला भी लग रहा है तो वहाँ पहले उसका अधिकार है जो ग्रेजुएट है और पढ़ा लिखा है, उसके लिए भी हम कंपटीशन करवाएंगे। बात समझे ना। और जो अनपढ़ लोग हैं वो हंसी में, ताकि ये हंसी नहीं कि भाई देखो हम अनपढ़ होके करोड़ों रुपया कमा रहे हैं और क्या और तुम शिक्षित होके तुम किसी के यहाँ चापलूसी कर रहे हो। आज प्रोफेसर बन गए हैं तो देखिए कुलपति और बड़े बड़े अधिकारी लोग की चापलूसी कर रहे हैं। वो प्रोफेसर क्या जो दूसरे की चापलूसी करता हो? हाँ, शिक्षा आपको स्वतंत्र करती है, शिक्षा बोला जाता है विमुक्त करता है, और शिक्षा में चापलूसी आ गई। सब देखिए बड़े बड़े हम प्रोफेसर को देखिए एकदम ऐसे लील डाउन रहते हैं। आप सचिव लोग को देखिए, आईएएस में सचिव स्तर तक जाने में आपको कई समय लग जाता है, लेकिन उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है अधिकारी में। नीतीश कुमार जी जो हमारे मुख्यमंत्री थे, जनता दरबार लगाते थे, सचिव ऐसे खड़ा रहते थे जैसे लग रहा है यहाँ दरबारी लोग हैं। कहीं ना कहीं वो बेईमान है। जो अधिकारी सही होगा वो तन के खड़ा होगा, हाँ सर बोलिए क्या बात, अगर गलती है तो गलती बताएगा। संविधान उसको अधिकार दिया हुआ है। और आईएएस ऐसी चीज़ बनी हुई है यूपीएससी के द्वारा कि आपको टाइम बाउंड प्रमोशन होना ही है, आपको कोई आराम से हटा नहीं सकता है। मंत्रिमंडल के द्वारा कानून है पारित करना पड़ेगा तब हटाया जा सकता है। राज्य सेवा आयोग की अलग बात है, लेकिन एसपी कहाँ अपने पावर का एक्सरसाइज कर रहे हैं? वो तो क्या हुआ, चापलूस हो गए। हमने देखा है मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान जो थे पूर्व मुख्यमंत्री, अभी कृषि मंत्री हैं, उनके कार्यकाल में एक आईएएस को उनका जूता उठाते हुए, ये प्रोटोकॉल के विरुद्ध नहीं है क्या? ये होगा क्या होगा, सोशल मीडिया के द्वारा पुष्टि तो हम नहीं करते, लेकिन ये देखिए बड़ा दर्द होता है कि ऐसे लोगों को कौन आईएएस बनाया गया। और जब हम आईएएस की बात करते हैं तो जनता में वो छवि बनी हुई है आईएएस की जो गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश टाइम में, तो उनकी छवि हम इसी आईएएस में ढूंढते हैं जो कि एक ढोलक टाइप के आईएएस बने हुए। मेरी सड़क खराब, जब गाड़ी बरसात हो जाती है तो पता नहीं चलता कि गड्ढा कहाँ है, सड़क कहाँ है, और गाड़ी से हम लोग एक्सीडेंट हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो इस सड़क परिवहन मंत्रालय और संबंधित जो इतने अधिकारी की फौज बनी हुई है जो यूपीएससी बीपीएससी चुन के आते हैं, वो क्या है हमको बताइए। तो ये एक आश्चर्यजनक बात लग रही है। वो कौन अधिकारी, तो टपोरी हैं अधिकारी, इनको बर्खास्त किया जाए। अगर दिक्कत हो तो आप विदेश से लाइए शिक्षित लोग को, अगर इंडिया में नहीं मिल रहा है तो हम हायर करेंगे, लेकिन ऐसे बेईमान लोगों को हम रिजर्वेशन के आधार पर नहीं देंगे। क्या होना चाहिए ना, सुधार के लिए एन के एन प्रक्रिया, साम दाम दंड भेद सब होना चाहिए और नैतिक बल यहाँ संचालित करनी चाहिए। आपको क्या एक भ्रष्टाचारी को डर लगना चाहिए कि हम भ्रष्टाचार कर रहे हैं। विजय थालापति सर इस मामले में क्या अभी देखिए ये लोग राजनीतिक पार्टी हैं, ये लोग कोई बुद्धिजीवी नहीं है। उनका कहना था कि नीट का एग्जाम स्कोर कार्ड से लिया जाए। वो बोले थे ना कि मैट्रिक के स्कोर। अब बताइए, हाँ बताइए, अभी जो बायोलॉजी का जिसको स्पेलिंग नहीं मालूम है वो 90% लेके आ जाएगा, बोर्ड को पैसा दे के अपना नंबर बढ़वा लेगा, उसको क्या वो चैनल का तरीका हो। हम तो सीधा बोलेंगे कि जिसको मेडिकल करना है, मेडिकल बनना है, 10 साल पहले ही वो क्या है, 10 साल उसको लगेगा क्या चीज़, जाके हॉस्पिटल में एक वॉलंटियर के रूप में यानी कार्यकर्ता के रूप में काम करे। और 10 साल के बाद उसके एक्सपीरियंस के आधार पर एक बोर्ड बैठेगी और बोर्ड उससे प्रश्न करेगा कि आप योग्य हैं कि नहीं मेडिकल जाने के। अमेरिका के सिस्टम को लाया जाए यहाँ। अमेरिका में बताया जाता है कि बड़े बड़े आईएएस अधिकारी जो यहाँ बने हुए हैं, वहाँ जो अधिकारी बने, पहले आपको कांस्टेबल बनना पड़ेगा, और कांस्टेबल जब आप बनिएगा तो आप में अहंकार नहीं रहेगा। यहाँ तो सुना गया कि जज का एक बच्चा स्क्रैच कर दिया था पटना में, कोई सिविल जज थे क्या, उनके गाड़ी में एटीएम के बाद 2-3 साल पहले हम पेपर में ही पढ़े थे, उनका सिर्फ स्क्रैच कर दिया था, तो वो जज साहब एसपी को बोलकर उस छोटे बच्चे को मतलब जुवेनाइल को कोर्ट में भी नहीं, बल्कि क्या हुआ कि एक सामान्य मतलब कारागार में उसको बंद करवा दिया। बाद में पटना की बात है, बाद में हाईकोर्ट का हस्तक्षेप हुआ कार्यकर्ताओं का, एनजीओ वगैरह का, तो उनको हटाया गया। तो ऐसे अहंकारी जज और आईएएस कैसे बन जाते हैं इतने गरीब राज्य में, गरीब देश में आईएएस की संपत्ति इतनी कैसे हो जाए, 100 करोड़ कैसे निकल जाए। अभी छापा मारा जाता है तो निकलता है ना जी, 100 करोड़ निकल जाए। 100 करोड़ कैसे आ जाता है, ये तो बोर्ड को भंग होना चाहिए। हम उत्तरदायी कौन है, उत्तरदायी जो यूपीएससी आयोग ने उसको चुन के दिया है, उस आयोग को तलब होनी चाहिए कि आपने कैसे चुन के दिया था इतना भ्रष्टाचारी को। वो आयोग पर कभी कोई प्रश्न चिन्ह लगाया है? आयोग में जितने सदस्य हैं उनको लायबिलिटी होना चाहिए कि गलत आदमी का चयन नहीं करे। वो उसके लिए हो सकता है 10 साल पहले ही एक्सरसाइज करे, जैसे वित्त आयोग 5 साल पहले ही बन जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो हर एक चीज़ का पहले, जब इतनी बड़ी देश चला रहे हैं आपको, तो मनमंथ नाथ गुप्त जो एक क्रांतिकारी भी थे, वो क्या बोले थे, ये जो आईएएस की ये तो हम लोग अंग्रेजों का भौंडा नकल कर रहे हैं कि 2-3 घंटा में हम कैसे पता चल जाएगा कि ये आदमी आईएएस के योग्य है। उसके लिए तो एक एकेडमी होनी चाहिए, 10 साल उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, तब जाके होता। आयोग इसी चीज़ को बोला था, एक बच्चे को मैट्रिकुलेशन से ही एक एग्जाम ले ले, जैसे एनडीए में एग्जाम होता है। एनडीए में 3 साल का दिया जाता है, आपको ग्रेजुएशन हुई, जेएनयू का डिग्री मिलता है, उसके बाद आप लेफ्टिनेंट कर्नल बनते हैं। तो 3 साल तक हम व्यक्ति को देखें ना, यहाँ आईएएस बना देते, किसका क्या क्या बैकग्राउंड है। हमने सुना था एक बार, हम लोग जेपीएससी की जब एग्जाम दे रहे थे, उसकी तैयारी कर रहे थे, जेपीएससी में हरोठा, नगपुरिया, ये सब लोकल भाषा है। वहाँ के जो अधिकारी बन के आते हैं वहाँ पर बनते, तो हरोठा ये सब बैकग्राउंड के रहते हैं, तो वो गाली गलौज करते हैं
बड़े बड़े अधिकारी। तो एक डॉक्टर लोग पहले आंदोलन किए कि हम लोग फर्स्ट क्लास के ऑफिसर हैं, हम लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन के समकक्ष किया जाए। तो सरकार ने बोला कि नहीं, डॉक्टर डॉक्टर होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर ही रहेगा इसका। ये बात सही है, लेकिन बताइए गाली गलौज करने वाले कौन अधिकारी बन जाते हैं, जो थोड़ा सा उनको तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है। एक नौकर पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इतना शक्तिशाली कैसे हो जाता है जो 100-100 करोड़ ले आता है, और जो मेहनत दिन रात कर रहा है, उतने बड़े उद्योगपति टैक्स पेयर हैं, हम लोग टैक्स पेयर हैं, हम लोग के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। अगर आपको स्वास्थ्य केंद्र पर अच्छा उचित डॉक्टर नहीं मिला, हॉस्पिटल में उचित डॉक्टर नहीं मिला, पीएमसीएच डीएमसीएच में नहीं मिला आपको, हम टैक्स पेयर हैं, तो मेरा ये है ना भैया, हम पैसा दे रहे हैं तुमको, तुम काम क्यों नहीं करते हो, ये पूछने का किसी को अधिकार? क्योंकि वही हाल है, मालिक यहाँ बेवकूफ़ है और जनता ज़्यादा मतलब नौकर ज़्यादा चालाक है। तो आईएएस ये नेता लोग, नौकर जो है ब्यूरोक्रेसी में ये ज़्यादा चालाक है, तो उस स्थिति, उस घर की क्या स्थिति होगी? तो मालिक लीड डाउन है। तो मालिक को ताकतवर बनाने के लिए कम से कम 50 साल लगेगा, और कुछ नहीं, सिर्फ शिक्षित और जागरूक करना पड़ेगा। और शिक्षित नहीं, वो एमटेक और बीटेक वाला शिक्षित नहीं, मतलब सही प्रॉपर पढ़ाई होनी पड़ेगी। जो मैट्रिकुलेशन में सिलेबस है, जो इंटरमीडिएट में सिलेबस है, जो आपकी गांधीवादी विचारधारा को कह रहा है, जो नैतिक मूल्यों को आगे बढ़ा रहा है, तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, बात बहुत हो गई। सो कैसा लगा जो मेरी जो सबसे पहला जो पॉडकास्ट हम लिए हैं सर का, जो अभी तो शुरुआत की प्रेमजीत सर से। सर जीएस भी पढ़ाते हैं, साथ साथ बायोलॉजी भी पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं कि सर के बारे में जानते हैं। इतने सारे विद्वान मतलब स्कॉलर होते हुए भी, और क्या कहें, फिर भी अब क्या बहुत कम बच्चे हैं जो सर के बारे में जानते हैं। तो फिर नेक्स्ट किस मुद्दे पे वीडियो चाहते हैं, और क्या नाम है इनका, सोनम वांगचुक के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा सर थोड़ा सा। अच्छा, मेरी जितनी बातें हुई हैं इसको अन्यथा ना लें, चाहे कोई अधिकारी हो या कुछ हो, ये अपनी गिरेबान में झागे, क्या कि हम देश की उन्नति करने के लिए हमारा क्या योगदान होगा। क्योंकि जैसे आपको खुद मतलब राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, या फिर आप जो हम लोग को एक बाउंडिंग के लिए कहता है कि संविधान भी कहता है कि एक प्रबुद्ध नागरिक बने और देश की उन्नति में अपना योगदान दें, तो इसके लिए आप अन्यथा ना लेके आपको सकारात्मक कदम उठाना है। आप आज से, आप कितने भी भ्रष्ट हों, कुछ हों, मेरी यही गुजारिश है आपको कि आप देखिए कहीं आपका पड़ोसी तो कहीं गरीब नहीं रह, कोई अनपढ़ तो नहीं रह चुका है। विवेकानंद का कहना है कि यदि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत पैसे वाले हैं, और आपका पड़ोसी यदि अनपढ़ हो जाए, तो झापड़ तो आपको लगनी चाहिए कि आपने क्या किया जो अपने पड़ोसी को गरीब रखा। तो पड़ोसी भी आपका हो अमीर, तब ना मज़ा आएगा। हर एक लोग, प्रेमचंद का क्या कहना है, मोटा होना तो तब अच्छा है जब समाज के हर एक लोग मोटे हो, अकेले मोटे होने में क्या फ़ायदा, समझ में?